So, good morning everyone. Just last one or two points I will touch, and as promised to you, today I will be starting with your syllabus. Whatever I'm going to talk after 5-10 minutes, I will talk at that time. I will not give any hint of that. Right? चलो शुरू करते हैं. आपके एडमिशन्स के सेकेंड लिस्ट ये 3 जुलाई को बोर्ड के लोग लगाने वाले हैं. कल ही वो अनाउंसमेंट मैंने न्यूज़ में पढ़ा, तो शायद प्रोजेक्टेड 20 जुलाई के आसपास आपकी तीसरी लिस्ट लगेगी. वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स के एडमिशन हो चुके हैं? ऑलमोस्ट ऑल. तो मैंने गलती की. अच्छा, थैंक यू. आई विल आस्क अ रिवर्स क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट के एडमिशन नहीं हुए? हाँ, नहीं हुए. ओके 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 ओके, ठीक है. तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिवीजन मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये 60-40 लग रहा है. 40% स्टूडेंट के एडमिशन होना बाकी है, तो 3 जुलाई के बाद आपके हो जाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, जरा थोड़ी सी गौर से सुने. ये हमारे बेसिक डिस्कशन का पार्ट है. आई नो इट इज़ लेक्चर नंबर 4. मैं कोई भूला नहीं हूँ. 3 लेक्चर. कोई कहेगा सर आपने वैसे देखा जाए तो टाइम पास किया. इट वाज नॉट टाइम पास. मैंने जो बातें आपके साथ की है, ये कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये आज समझने की आपकी उम्र नहीं है. तो जब आपको ये अनुभव आएंगे, मैंने जो भी कहा था. ओके. सो आज की मेरी बात पहली ये है, जो मैं इतने सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे खुद को ही पता नहीं चलता. 85 में मैंने क्लासेस शुरू की और बोलते बोलते आज मैं आपके साथ 2023 में बात कर रहा हूँ. दोस्तों, छोटे हो, शायद किसी को ये विचार पसंद ना आए, समझेगा नहीं इसलिए पसंद ना आए. तो विचार ऐसा है, जो भी फ्यूचर में आप अच्छा बुरा बनोगे, एकत्व में आए हो तो 95% आपकी ज़िंदगी में एकदम बढ़िया बातें होंगी. ये तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ. लेकिन फाइनली आपके ज़िंदगी में आप क्या बनोगे, ये 2 वर्ड पे डिपेंड करता है. कितने वर्ड पे? 2 वर्ड. पहला विचार है आपके विचार, और दूसरी बात है जो आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे, वो होंगे आपकी कंपनी, जिसे हम मराठी लोग संगत कहते हैं. ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बनाएंगे. विचार मैच्योर्ड होंगे, संगत अच्छी होगी, बस ज़िंदगी अच्छी ही होगी. मेरे भी बच्चे अभी बड़े हो गए. मैं भी कभी उस रोल में था जिस रोल में आपके आज माँ बाप है. तो मैंने तो मेरे बच्चों पे कभी नियंत्रण रखा नहीं. अनवांटेड, जो कंटिन्यूस एक CBI की तरह बच्चों पे ध्यान देते, वैसा तो मैंने कभी रखा नहीं. खाली एक बात, विचार तो देने वाला मैं ही था. मेरे पास ही क्लास में थे 11th और 12th कॉमर्स में. 12th के बाद उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल दी. मेरी बेटी गई कम्युनिकेशन के फील्ड में. इंडिया में कमिंस कॉलेज से डिग्री लिया. उसके बाद US गई. साल भर तो भी नहीं थी, 3 महीने में समर स्कूल अटेंड किया. मेरे बेटे ने 12th के बाद BCom, एक बहाना था, एक डिग्री चाहिए. ही वेंट फॉर IT. ही सेप सर्टिफाइड. जर्मन टेक्नोलॉजी है, अकाउंटिंग पैकेज है. आज कोई भी मिडिल लेवल का बिजनेस होता है या बड़े लेवल का, वहाँ का अकाउंटिंग ये अभी टैली पे होता नहीं है. टैली जो पैकेज है वो होता है SAP पे. तो मेरे बेटे ने SAP सर्टिफिकेशन किया. मैंने हमेशा एक ही बात देखी, मेरे बेटे के दोस्त कौन है, मेरी बेटी के दोस्त कौन है, ग्रुप कैसा है. तो ये 2 बातें आपकी ज़िंदगी बनाएंगे. क्या क्या बताइए? विल यू रिपीट? पहला आपके खुद के विचार, और दूसरा आपकी संगत. तो मेरा एक थोड़ी हाई लेवल की बैचेस में एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, शायद आपको भी पसंद आए. और इतना भारी डायलॉग है
कि मरते दम तक आप भूलोगे नहीं। शायद आप भी अपने बच्चों को बताओगे कुछ साल बाद, कुत्तों के साथ रहोगे तो कुत्ते बनोगे, शेर के साथ रहोगे तो शेर बनोगे। सिंपल विचार है। कुत्तों के साथ रहोगे तो कुत्ते ही बनोगे, भाव भाव करते हुए जिंदगी बिताओगे। शेर के साथ रहोगे तो शेर बनोगे। और एक तीसरी बात ऐड कर रहा हूं मैं, ये बात प्लान करके आया हूं अभी चाय पीते पीते मुझे क्या बोलना है, कारण ये लास्ट बात है जो मैं आपके साथ सिलेबस से पहले कर रहा हूं। कंपनी का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। रिसेंटली एक लड़की, अपने सबको मालूम है, ज़्यादा लंबी डिटेल में बोलूँगा नहीं, बहुत दुख होता है, एमपीएससी में जो तीसरी आ गई मेरिट में। तो तीसरी बात मेरी है, द चॉइसेस दैट यू विल मेक, प्लीज अंडरस्टैंड, चॉइसेस दैट यू विल मेक, दे आर गोइंग टू डिसाइड ऑफ कोर्स योर अल्टीमेट लाइफ। और ये चॉइसेस ऐसे नहीं है कि एक ही चॉइस है। थ्रू आउट योर लाइफ एट योर राइट एज यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नंबर ऑफ चॉइसेस। आज का आपका चॉइस होगा, जैसे आप कोई कंफ्यूज होंगे इस उम्र में, जिस आज अवस्था में आप मेरे साथ बैठे हो, वहाँ पे 2-3 चॉइसेस है। पहला चॉइस है कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कहाँ एप्लीकेशन दूँ, सेंट्रलाइज एडमिशन है तो कहाँ क्या करूँ, ये चॉइस है। कॉलेज का डिस्कशन घर पे होने के बाद दूसरा डिस्कशन होगा कौन से क्लास में एडमिशन लूँ, फिर से चॉइस का सवाल है। सो लाइफ इज मेड ऑफ चॉइसेस। यू हैव टू बी वेरी चॉइसी, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग कि मेरा चॉइस कैसा है। आपका सही चॉइस ही आपको सही दिशा में लेके जाएगा। उस बेटी का क्या हो गया, क्या हो गया? हंडोरे नाम का एक फालतू लड़का जो भी एमपीएससी कर रहा था, उसके साथ दोस्ती, बॉयफ्रेंड, ये एमपीएससी एग्जाम पास हो गई और मेरिट में भी आ गई, ऑल ओवर महाराष्ट्र में 3rd। और वो नालायक हरामी लड़का, गुंडा, ये एमपीएससी पास नहीं हुआ। तो ये गांव की लड़की, देहात की, रूरल एरिया की, इसके माँ बाप ने कहा अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, क्वालिफिकेशन भी आ गया, कहीं अच्छी नौकरी गवर्नमेंट मिलेगी तो मैडम बनोगी, साहब जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट भाषा में, तो तुम्हारी शादी की बात करते हैं। तो इसने इस लड़की के साथ राइटली ब्रेकअप किया। लड़कियों को भी जिंदगी में सेफ हैंड्स में ही जाना है। सेफ हैंड में जाना चाहोगी ना, या नहीं? तो वही है। उस लड़के को गुस्सा आया और उसने कहा मैं एमपीएससी पास होने तक तुम शादी नहीं करोगे। तो इसने कहा ऐसा तो नहीं होगा, मेरी शादी डिसाइड हो गई है। तो इसने गेम प्लान बनाया, इसे एक ट्रिक पे लेके गया राजगढ़, और उसके बेस में ही इसको खत्म कर दिया। बराबर। तो यहाँ लड़की गलत है, लड़का नालायक, ये स्टोरी जाने दो, इतनी घिनौनी स्टोरी है कि हम इस प्लेटफॉर्म से बात भी नहीं करेंगे। लेकिन समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है। बराबर। यहाँ पे गलत चॉइस किसका हुआ, आपको पूछ रहा हूँ, लड़के का या लड़की का? एग्जैक्टली, चॉइसेस मेक द लाइफ, चॉइसेस मेक द लाइफ। ये कितनी बहुत बड़ी बात है। आपकी उम्र नहीं, मैं माफी चाहूंगा, थोड़े और बड़े होते तो मेरी बात आपको आसानी से समझती, शायद 12th में होते। इसके बाद और एक भयानक घटना, तिलक स्मारक से नीचे जाओगे इमीडिएटली इतना क्राउडेड एरिया, एमपीएससी करने वाली वो लड़की, उसके पीछे ये लड़का गया। पहले दोनों की दोस्ती थी, सो अगेन शी मेड अ रॉन्ग चॉइस। अपनी बैग से वो इंस्ट्रूमेंट, हथियार निकाला, कोयता, और उसने मारना शुरू किया। पहला वार इसके कंधे पे बैठा, बाद में वहां के ही कुछ लड़कों ने उसका हाथ पकड़ा। फिर भी इसमें साले में ताकत थी भागने, वहां की उन्होंने ब्रिक थी वो उठा के मारी,
पुलिस में पकड़ के 20 लोग लगे इसे पकड़ने के लिए, इतना ये वायलेंट हुआ था, और उसे पकड़ के दिया और उसका भी रिपोर्ट आया। पुलिस चौकी में जब बैठा था तो उसने जो भी किया इसके बारे में इसे रिपेंटेंसी माने पश्चाताप कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे मन में कई बार ये सवाल आते हैं, ऐसी बातें हम हिंदी या साउथ इंडियन पिक्चर में ऐसी भयानक घटनाएं देखते हैं, तो क्यों आजकल के लड़के और लड़कियों को लगने लगा है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए? इज इट कंपल्सरी? और दोस्त तो होने चाहिए ना, दोस्त तो होनी चाहिए। मेरी कॉलेज में अफेयर था मेरी बीवी के साथ, लेकिन मेरी फिर भी 8-10 गर्लफ्रेंड थी, वो दोस्त थी ना हंसीएगा नहीं, वो दोस्त थी। और हम कई बार, मेरी गर्लफ्रेंड मैं और वो 7-8 लड़कियां, बराबर, वो हम सभी कॉफी पीने को भी जाते थे। देयर वॉज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप अलग बात होती है, लफड़ा अलग बात होता है। तो चलो इन दोनों घटनाओं को हम भूल जाते हैं। नॉर्मली कोई कहेगा सर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली हमारे समाज में होती। अभी इसके साथ पूना में ही उत्तम नगर एरिया में और एक डेंजरस घटना ही हुई। मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, चकरा गया हूं। एक मैरिड औरत का, लड़की का, एक अनमैरिड लड़के के साथ लफड़ा था 5 साल। अभी देखो कॉम्बिनेशन, एक पुणे की घटना है, पुणे की। अभी आगे क्या हुआ सुनो। उस लड़के ने कहा बस वी विल स्टॉप दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज योर मैरिज विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो लड़के ने ना कहा तो इस लड़की ने 4 गुंडों को अपॉइंट किया, मैरिड लड़की ने, और उसका किडनैपिंग किया उस लड़के का। अरे ये बात तो मैंने पिक्चर में भी देखी नहीं थी। तो व्हाट आई मीन टू से, लेट अस टेक इट लाइक दिस ओनली। आपने जो स्माइल दिया, बराबर, इसकी औकात, इसकी लायकी इस घटना की यही है। लेकिन ये होता है क्यों? इज इट कंपल्सरी टू हैव अ बॉयफ्रेंड, टू हैव अ गर्लफ्रेंड? प्लेन फ्रेंडशिप नहीं हो सकती? प्लेन फ्रेंडशिप नहीं हो सकती? लफड़े की ही क्या जरूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आज मेरी एक दोस्त है जो मुंबई में कथक के डांसेस लेती है। परसों उसका बर्थडे था, मैंने उसे विश किया। उसका नाम अलग है, लेकिन कॉलेज के दिनों से उसे घर वाले, हमें मालूम था कि उसे इस वर्ड से जानते, तो मैंने उसे विश दिया। उसका भी रिप्लाई आ गया, थैंक यू वेरी मच संजय। बराबर है, बीच बीच में मुझे वो मैसेज देती है, मैं उससे कहता हूँ तुम्हारा डांस फील्ड में जबरदस्त नाम है, मानना पड़ेगा, प्राउड टू बी योर फ्रेंड। उसका मुझे मैसेज आता है, कितना क्लास फील्ड में तुमने नाम किया। अभी मैं मुंबई में भी सुनती हूँ। तो हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। डायलॉग का एक स्टैंडर्ड है, बराबर। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ योर जनरेशन। आई डोंट से विथ यू, आई सेड विथ योर जनरेशन। सो एज यूर फ्रेंड, सीनियर फ्रेंड, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेक करेक्ट चॉइसेस। और आपकी माँ को बताइए पहले, आज मेरा नाम बताइए, मैं गालियाँ खाने को तैयार हूँ, मैं गालियाँ खाने को तैयार। माँ, कौन सी कॉलेज में मैं जाऊंगा या जाऊंगी, इससे मेरा करियर बनने वाला नहीं है। हमारे SM जोशी सर ये SP कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। SP कॉलेज इस हाईफाई कॉलेज की लिस्ट में आता नहीं। BMCC, सिम्बोसिस, बराबर, सिम्बोसिस में सभी हाईफाई लड़के लड़कियां होती है, अमीरों के बच्चे होते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बराबर है। हाँ, BMCC में पूरा इंटेलिजेंट क्राउड भरा हुआ होता है, माना मैंने। लेकिन इन कॉलेज में एजुकेशन की क्वालिटी का कोई संबंध नहीं है। जो 12th अकाउंट्स की बैच में, जब भी अभी मेरा लेक्चर में नीचे पढ़ा रहा था, कोई आ रहा तो देखा होगा, आईपैड सामने में पढ़ा रहा था, खचाखच भरा हुआ बैच। तो वहां जो टॉपिक मैंने शुरू किया, वो टॉपिक BMCC की मैडम ने दूसरे लेक्चर में प्रॉब्लम शुरू किए।
और मैंने उस चैप्टर पे 8 लेक्चर प्राइमरी डिस्कशन करने के बाद, आज 8वां लेक्चर था, कल मैं पहला प्रॉब्लम शुरू करूंगा। सो आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कीजिए, माँ को बताइए, डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड कॉन्टैक्ट्स फॉर गेटिंग मी इन द राइट कॉलेज। मैं वन साइडेड बोलता नहीं। बीएमसीसी में एडमिशन मिलेगी तो खराब बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको जो अपेक्षा लेके जाओगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, वो आपको मिलने वाला। विश्वास होगा तो विश्वास रखो, नहीं तो गालियाँ दो। 80% बीएमसीसी 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो हर साल मेरे क्लास में होते हैं। कितने? अगर उनके यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है तो फिर एसएम जोशी को पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है? अकाउंट्स और को क्वाइट लॉजिकल ना? अरे बोला ना, वही तो है। तो बीएमसीसी में क्या अलग मिला? एक बात मैं वन साइडेड बोलता नहीं, मैं ब्लैक को ब्लैक कहता हूँ, व्हाइट को व्हाइट। तो बीएमसीसी में जाओगे तो आपकी कंपनी में करियर ओरिएंटेड लोग होंगे। एग्रीड ना, मैंने एक्सेप्ट किया ना, बिकॉज जिनके भी मार्क्स होते हैं मेरिट वाले, वो सभी बीएम में ही जाते, बट दैट इज द ओनली एडवांटेज। बाकी वहां टीचर आपके लिए कोई मैजिकल काम करेगा, ये बात होने वाली नहीं है। प्यार से बोल रहा हूँ। डज इट मीन माई सेल्फ एंड बीएमसीसी आई हैव एनी खुन्नस? बीएमसीसी के जितने प्रिंसिपल होते हैं, जितने, उनका लड़का या लड़की ये मेरे स्टूडेंट होते हैं। एंड एवरीबडी लास्ट 30 सालों में जो 4 प्रिंसिपल थे, स्टार्टिंग विथ अनिरुद्ध देशपांडे, रावल एंड सो ऑन, इनकी लड़की या लड़कियां, रावल सर की बेटी का फोटो दिखाऊं क्या फेसबुक पे? शी इज एन माय फ्रेंड, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनकी बेटी भी मुझसे ही पढ़ने के लिए आई थी। तो एक्चुअली पिताजी को बताना था, बेटा यू आर इन बीएमसीसी, एसएम सर के पास उन्हें फी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बीएमसीसी में ही भारी पढ़ाता। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉलेज से अपेक्षाएं मत रखिए। लेक्चर हुए तो बैठिए, कुछ समझा तो कंटिन्यू कीजिए, कुछ दम नहीं लगा तो लेक्चर में मत बैठिए। समझ में आई बात? कॉलेज के मार्क्स पे आप कॉलेज में पहले भी आ गए तो आपको कोई भी जॉब गारंटीड नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में आप फर्स्ट आ गए बीकॉम में, आपको बैंक में भी क्लर्क की नौकरी मिलेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बीएससी, बीकॉम एंड बीए सब घोड़े 12 टक्के। इन तीनों डिग्रीज की कोई लायकी नहीं है, कोई सेलेबिलिटी नहीं है। मेरे साथ चलिए, बिल आप दोगे होटल का तो मैं लेके जाने को तैयार हूं। बीकॉम एंड एमकॉम, दे आर वेटर्स ओवर देयर। बीकॉम ग्रेजुएट, बीए ग्रेजुएट्स आर रिक्शा ड्राइवर्स। आप कहोगे आज तक किसी ने हमें बताया नहीं था। बीएससी इंजीनियर्स आर जॉबलेस टुडे। और आज इंजीनियरिंग का नया रिपोर्ट आया है, जब इंडिया में 25,000 इंजीनियर होते हैं, नौकरी मिलने की उनकी नॉलेज की औकात ये 5% इंजीनियर्स की होती है। बाकी 95% को इंजीनियरिंग का कुछ भी एक्चुअली डिग्री है, नॉलेज होता। This is the problem with our education system. Our education system is only creating theoretical idiots. किसी को भी कोई भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। आप खुद को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहते हो तो आपके कॉलेज वाले टीचर्स आपके लिए कुछ भी करेंगे। You have to be your own Santa Claus. That's my all-time wonderful dialogue. दगड़ू शेठ हलवाई गणपति को जाके हर दिन आप कुछ भी बनने वाले नहीं हो। शिरडी महीने में एक बार जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले नहीं हो। या तिरुपति पे रहने के लिए गए तो भी आप एमबीए होने वाले नहीं हो, जब तक आप
मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी बनने वाले नहीं हो। और अगर किसी की गलत सहमी है, सर मैं एक बड़ा एंटरप्रूनर लाइक मुकेश अंबानी, गौतम अदानी एंड सो ऑन बनना चाहता हूं, तो साहब ये अपने नसीब से बड़े नहीं हुए हैं, ये दो चीजों से बड़े हुए हैं। दो, पहली बात रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, और दूसरा क्लासिक डिसीजन मेकिंग। बराबर है, ये नसीब से नहीं हुए हैं, ये 18-18 घंटे हर दिन काम करते हैं, इसलिए वो इस जगह पे हैं। तो इनमें से किसी को भी लक से बड़े हुए, सर मुकेश अंबानी को तो उनके पिताजी ने 70,000 करोड़ का रेडीमेड प्रॉपर्टी रखा था, यस रखा था। 1,40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुकेश भाई को मिली, 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अनिल अंबानी को मिली। एक ही मां के दो बेटे। मुकेश अंबानी ने यही प्रॉपर्टी 70,000 करोड़ की वो बढ़ा के की है 40 लाख करोड़ की, और अनिल अंबानी इज नाउ बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। उसके बीवी के गहने भी कोर्ट ऑफ लॉ ने बेच दिए। एक ही मां के दोनों बेटे थे। फिर एक इंडिया का रिचेस्ट हो गया और एक इंडिया का सबसे बड़ा बर्बाद हो गया, है कि नहीं? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द थिंग, कोई कॉलेज आपकी मदद करने वाला नहीं है। जो भी आप करोगे, जो आप करोगे वो बनोगे। लास्ट डायलॉग, एंड आई एम टेकिंग यू इन बोर्ड बुक। अच्छा बने, जिम्मेदार बनोगे आप, कारण होंगे आप। खराब बने, कारण होंगे आप। बराबर है। बाकी किसी एजेंसी को गालियां देने का हमें अधिकार नहीं है। बराबर है। सो न्यूज़पेपर का रीडिंग शुरू करो, यूट्यूब पे जाके अच्छे लोगों के स्पीचेस सुनो। कई बाप लोग हैं जिनके विचारों के रील इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं। नो कंपल्शन। रील्स में मेरे विचार सुनने हैं, हफ्ते में एक बनाता हूँ, समय मिलता है तो। अभी तो वो भी कब मिलेगा ये भी प्रॉब्लम ही है। तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, संजय जोशी नाम से। बराबर है। बस अच्छे विचार मिलेंगे, जितने आपको अच्छे लगते हैं, नो कंपल्शन, उन्हें अपने ज़िंदगी में फॉलो करो। दो बातें, और दूसरी, हर दिन 45 मिनट्स अपने फिटनेस के लिए एक्सरसाइज को दो, मिनिमम 45। अपने 1 घंटा भी दिया, नथिंग बैड इन इट। हाँ, खुद को फिट रखो। कोविड आके गया, जितने भी एकत्व में फैकल्टी है उनको 2-2 बार कोविड हो गया, 2-2 बार। जितना स्टाफ है उनको 1-1, 2-2 बार हो गया। मुझे अभी तक कोविड हुआ ही नहीं है। अब क्या कहोगे? इम्यूनिटी नाम की चीज होती है। अब कहोगे सर ऐसी बातें मत बोलो। हाँ, मराठी में कहते हैं दृष्ट लागेल, नजर लग जाएगी। मुझे आज कोविड होना है तो होने दो, जो होगा वो होगा ही। बराबर है। लेकिन मुझे कोविड नहीं हुआ। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट एंड फाइन। मैं मेरे ड्राइवर को अगर बताऊं, विष्णु तुम्हें और 5,000 देता हूं, तुम 7 किलोमीटर हर दिन भागोगे मेरे लिए, ऑन माई बिहाफ, विष्णु विल बिकम फिट। वो भागेगा तो वो फिट होगा। क्या विष्णु भागेगा तो मैं फिट हो जाऊंगा? मतलब मुझे फिट होना है तो मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वैसे आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो आपको करना पड़ेगा, किसी और के माध्यम से आप कर नहीं सकते। समझ में आई बात? तो एक 8 दिन बाद पूछूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया रीडिंग शुरू किया क्या?
और दूसरा भी सवाल पूछूंगा, एक्सरसाइज शुरू किया क्या? जो भी जवाब है मुझे बताइए। किया है, वेरी गुड। नहीं किया है, उसके जो भी बैड इफेक्ट्स होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। बाकी क्या है, आप एक्सरसाइज करोगे, मेरा कोई बेनिफिट है क्या? मुझे कुछ फायदा है? 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में करोड़ों कमा रहे हैं मेरा क्या फायदा है? मुझे क्या हर महीने 1 लाख भेजते हैं क्या? वो कुछ बने, वही तो टीचर का आनंद होता है। बाकी हमारा क्या आनंद है? हाँ, मेरे बच्चे कुछ हो गए तो मुझे गारंटी है मेरी बुढ़ापे में वो केयर ले सकते हैं, उतना दोनों मिलके कमा रहे हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट, राहुल देशपांडे नेशनल अवार्ड मिला, मेरा क्या फायदा है? लेकिन आज भी एक प्यार है, राहुल ने कोई भी गाना रिकॉर्ड किया तो पहला गाना उसका रिकॉर्डिंग ये उसके प्यारे एसएम सर को आता है। खत्म हो गया नहीं? अरे बाप रे, पिछले 10 साल से चालू है। राहुल का कोई भी नया गाना बना हो गया क्या? नहीं कहता हूँ, कहा चल बस ना, भी चालू है। तो ये हमारा एक दोस्ती है, रिलेशनशिप है। इतना बड़ा सिंगर हो गया, बस मुझे कुछ फायदा नहीं है, आप कुछ बनोगे तो। हाँ, मुझे अंदर से एक आनंद मिलेगा, यार ये मेरा स्टूडेंट था या मेरा स्टूडेंट थी। तो फाइनली बहुत बड़बड़ के बाद सिलेबस में एंट्री करूँ। आपके सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक तो आपको कोई भी नोटबुक लगने वाला नहीं है, समझ में आई बात? कितने दिन? नोटबुक नोटबुक पुणेरी हो मराठी में, वही कम से कम नेक्स्ट वीक के एंड तक आपको कोई भी नोटबुक लगेगा नहीं। हमारा बेसिक डिस्कशन ही कंटिन्यू होगा। नोटबुक की जरूरत आ पड़ेगी। आज जून 29 है क्या? 29 है। मुझे लगता है 15-20 जुलाई के आसपास हम नोटबुक में पहली बार कुछ लिखेंगे, राइट? चलो, बोर्ड का बुक आज पहली बार, एंड हियर वी आर। आपके बैच के ग्रुप पे आपकी परमिशन से करता हूं, कोई गालियां नहीं देने वाला है तो। कुछ टॉप क्वालिटी की कॉरपोरेट बिजनेस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी तो शेयर किया तो पढ़ना चाहोगे? कुछ मोटिवेटिंग रील्स वगैरह वगैरह देना चाहूँगा तो वॉच करना चाहोगे? बस, तो नहीं तो कोई कहेगा बहुत बोर करता है आदमी, ऐसा होगा तो नहीं देता हूँ। क्या, हर एक की विचारधारा अलग होती है, बराबर। इंट्रोडक्शन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, कोई भी बिजनेस होता है ना, जरा ध्यान दीजिए, कोई भी बिजनेस होता है ना, पर मिनट, पर आवर, पर डे उसके बिजनेस के साइज के अनुसार हर दिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। क्या करता है? सर, आप भी एक बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, एकत्वम के सीनियर पार्टनर हो, तो क्या सर आपके डेफिनेटली हर दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। मैं और बीवी मॉल में गए, मेरे पोते नील के लिए कपड़े लिए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मेरा पर्सनल फैमिली रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। हमारे लेक्चर में मैं कौन से ट्रांजैक्शन की बात करूंगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात? तो सर कुछ झलक दे सकते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? कल की बात करूं तो कल टोटली यहाँ एकत्वम के ऑफिस में सब मिला के 59 एडमिशंस हुए।
कुछ 11th अकाउंट्स के, कुछ 11th इको के, कुछ मेरे 12th अकाउंट्स के भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। आई थिंक 2-3 12th इको के हो गए, बराबर, कुछ मैथ्स के हुए, कुछ सीए फाउंडेशन के हो गए। तो यहाँ पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा हमारे पास, ये ट्रांजैक्शन में पैसा हमारे पास आ रहा है। जो हमारा मेन इनकम है, कोचिंग क्लास फी, ये हमारी एकेडमिक और मेरा भी मेन इनकम है। तो कल हमने कुछ एक्सपेंसेस की भी ट्रांजैक्शन किए। कल मैंने ही 7-8 चेक दिए थे। बीएसएनएल का बिल दिया, यहाँ पे जो नेट हम यूज कर रहे हैं इट इज बीएसएनएल, उसका बिल दिया। एमएससीबी का बिल दिया, जो हमारा बिल बराबर है। 4 भारी क्लासरूम है यहाँ पे, ऑल आर एसी, ऑफिस चकाचक एसी है, तो उसका बिल कल मैंने चेक दिया 1,11,000 का। एक महीने का बिल हमारा 1,11,000 है। घर में बीएसएनएल के, सॉरी ऑफिस में लैंडलाइन कनेक्शन है, उसका भी बिल दिया। नीचे स्टेशनरी सप्लायर है, यहाँ से हम स्टेशनरी और जेरोक्स भी निकालते हैं हमारे ऑफिस की, एकत्वम की, उसका कल बिल आया था कुछ 9,000 रुपये इसी महीने का। मंथ एंड आ गया ना, तो मंथ एंड में हमें हर एक का। दवे में हम सभी टीचर चाय पीते हैं, स्टाफ के लिए दवे से ही 2 बार चाय आता है, कॉफ़ी आती है, तो उनका भी कल बिल आया था दवे का कुछ आई थिंक 14,500 इस महीने का, वो भी मैंने दिया। कल ऑफिस स्टाफ को अप्पा बलवन चौक में भेजा था कुछ बुक्स लाने के लिए, आई थिंक वो बुक्स हो गए कुछ 3,500 के, वो भी मैंने उनको कैश दिया था। मुझे लगता है बस हो गया ना। एक एग्जाम्पल हो गया इनकम का। जब हमारे पास कल 50+ एडमिशन हुए तो वो पैसे हमारी जेब में आ गए, और बाकी तो अभी 7-8 आपको एक्सपेंसेस बताएं, यहाँ ये पैसे हमारी जेब से गए। आज नहीं, कल एक आधा घंटा मुझे देना पड़ेगा। हमारे यहाँ एकत्व में, विश्वास रखो या ना रखो, यहाँ भी एकत्व में, किसी ने सुना है कि नहीं? प्रेस्टीज पॉइंट में भी एकत्व में। यहाँ पे हमारा जूनियर क्लासेस का डिपार्टमेंट है, 11th और 12th, और वहाँ सीनियर सीए के, सीए फाउंडेशन के कुछ लोग 12 के साथ हमारे पास सीए कर रहे हैं, 500+, वही तो आपको मिलते हैं, आप देखते हो ना, ये 12 के साथ सीए कर रहे हैं। और जो 12 के बाद सीए करने आते हैं उनके बैचेस कहाँ होते हैं? प्रेस्टीज पॉइंट कहाँ है मालूम है? बाजीराव रोड, टेलीफोन एक्सचेंज खत्म हुआ तो राइट हैंड में एक रोड जाता है, वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमारे 3 क्लासरूम है। एक क्लासरूम 600 स्टूडेंट का है। आपके लेक्चर के बाद वहाँ मैं 600 स्टूडेंट का लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूँ। एक क्लासरूम 325 का है, और एक क्लासरूम ऐसे ही 275-300 का है। वहाँ पे भी भारी ऑफिस है। तो कल मैंने कहा कि मुझे आधा घंटा रखना पड़ेगा, कल सभी स्टाफ की सैलरी के चेक निकालने हैं, और स्टाफ की संख्या बताऊं तो आप कहोगे सो क्या बोल रहे हैं? 81। कितने लोग हैं हमारे पास? 81। उनके 81 चेक पे एज अ पार्टनर मैं साइन करूंगा। सो ये सैलरी का भी एक्सपेंडिचर, एकत्वम का एक्सपेंडिचर है, हर महीने करना पड़ता है, यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दे आर रिकॉर्डेड। आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, नया विषय है तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। आई एम नॉट अ मैजिशियन, मैं ऐसा हाथ घुमाऊंगा तो आप अकाउंट्स में बाप बन गए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको जो नॉलेज मिलेगा वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। बिजनेस एंटरप्राइज and other organizations deal in activities which involve exchange of money और मनीज वर्थ। यहाँ पे हमें 2 मिनट बोलना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अपने एकेडमी को पैसे दिए ट्यूशन फी के, हम आपको क्या दे रहे हैं? मनीज वर्थ, पैसे की कीमत की कुछ बात दे रहे। क्या दे रहे? गुड्स दे रहे या सर्विसेज? एग्जैक्टली। तो हम आपको दे रहे हैं
सर्विसेज। 22 जुलाई 2020 इस दिन जंगली महाराज रोड की एप्पल की शोरूम से ये आईपैड और ये पेंसिल मेरे सर पे बैठ के मेरी बेटी ने मेरे लिए लिया। मैं भी था, कुछ जानता नहीं था ये क्या लफड़ा है। पेंसिल 11,000 का, मुझे मालूम ही नहीं था इतनी महंगी भी पेंसिल होती है। मुझे तो 2 रुपये की शीश पेंसिल मालूम थी, तो मैं गया था। वैसे आप कहोगे सो ये बात क्यों की? 1,21,000 हमने एप्पल को दिए और इसके एक्सचेंज में हमें क्या मिला? गुड्स। यू अंडरस्टैंड? तो मजेदार है ना। तो 2 करेक्ट एग्जाम्पल दिए। एक में मुझे मिला पैसे देने पे गुड्स, और आपको यहाँ पे मिल रहा है पैसे देने के बाद सर्विसेज। सो बिजनेस में 2 चीजें ही बेची जाती है, एक तो गुड्स, नहीं तो सर्विसेज। दोनों में एक ही फर्क है। अच्छा पढ़ना है ना। ये कमेंट नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन की तो आपकी सोचने की स्टाइल बदलेगी। गुड्स और सर्विसेज में एक सबसे बड़ा फर्क है। गुड्स आर विजिबल, आंखों को दिखते। विजिबल मीन दिखते। देखो ना आईपैड, टच करोगे तो टच कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज दे आर इनविजिबल। सर्विसेज दिखते नहीं, लेकिन महसूस, एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझ में आया बात? और एक शॉकिंग बात इकोनॉमिक्स की बताऊं अबाउट सर्विसेज, सुननी है? 11 के ही सिलेबस की बात है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, राउंड फिगर 1950 कहता हूं, 1950 एक्चुअली 48 है। 1950 में जो इंडिया का टोटल नेशनल इनकम था, मराठी में राष्ट्रीय उत्पन्न, अगर वो 100 था, उस 100 में से 65 ये एग्रीकल्चर से आता था। कहाँ से आता था? इसलिए तो हमारा नाम दुनिया में पॉपुलर हो गया ना, एग्रेरियन इकोनॉमी, मराठी में शेती प्रधान देश। कितना बड़ा बदलाव हुआ 75 ईयर्स बाद। आज अगर इंडिया का नेशनल इनकम 100 है, तो उन दिनों में एग्रीकल्चर कितना इनकम देता था? 65। आज 65 100 में से देने वाला है सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तो आपको जब भी करियर का चॉइस करना पड़ेगा, कौन से सेक्टर में जाना चाहोगे? चलती का नाम गाड़ी, जो चलता है वही बेचो। क्या चल रहा है इस दुनिया में? सर्विसेज। तो जो भी करियर सिलेक्ट करोगे, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूं, सर्विसेज। सर बैंक में मैं सीनियर ऑफिसर बनना चाहता हूं, सर्विसेज। सर मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में जाऊंगा, सर्विसेज। सर मैं सीए करूंगा, सर्विसेज। कहते हैं का? सर मैं टीचर बनूंगा आपकी तरह, सर्विसेज। होगा नहीं? सर हम घर पे खाना बना के लोगों के घर टिफिन पहुंचाएंगे, सर्विसेज। तो सर्विसेज का ही बोलबाला है। राहुल देशपांडे बन गया सिंगर, सर्विसेज। सर मैं क्रिकेटियर बनूंगा, सर्विसेज। कहते हैं का? सो आज के बाद जब तक इंसान नाम की एक दुनिया इस दुनिया में रहेगी, इंसान, तब तक कौन सा सेक्टर डोमिनेट करेगा? माय डॉटर इज इन जोमेटो, सर्विसेज। मेरा बेटा चितरे बंधु मिठाई वाले में आईटी का बॉस है। बस सर्विसेज में करियर करो, जो चल रहा है वही बेचो। चलती का नाम गाड़ी। कल चला, मेरे अगर अच्छे 30 दोस्त है, 30, तो 30 में से मैं एक ही हूं जो टीचर बन गया। बराबर? प्लान करके मैं टीचर बन गया। इसलिए हमारे जैसे लोगों के बारे में कहावत है, आई ट्रेवल्ड ऑन अ रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। आई ट्रेवल्ड ऑन अ रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। तो ऐसा एरिया चुनो
जिसके लिए इकोनॉमिक, जिसके लिए डिमांड ज्यादा है और सप्लाई, ऐसे एरिया में गए जहां सप्लाई इतना है, हाँ, लेकिन डिमांड इतना ही है। ये तो भूखे मरने के धंधे हैं, जॉबलेस रहने के धंधे हैं, कारण उस एरिया में कोई डिमांड ही नहीं है। सिंपल। चला, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टंट डिसीजंस। ये रिकॉर्ड क्यों किए जाते हैं? बघा पुढे, एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। बायजूस ऑनलाइन के ही दिनों की बड़ी कंपनी, स्टार्टअप बायजू रविंद्रन और उसकी बीवी ने शुरू की हुई। रिजल्ट मालूम है? सुने? बायजूस 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 नाम का एक बबल दिखने में इतना फट गया है। लास्ट ईयर का उनका लॉस है 4558 करोड़। इनके ऑडिटर थे जो दुनिया की पहली 4 में से ऑडिटिंग फर्म है डेलॉइट, इन्होंने उनके ऑडिटर से रिजाइन किया। बायजूस रविंद्रन, उसकी बीवी और 3 डायरेक्टर कंपनी को चलाते थे, बाकी के तीनों ने बायजूस छोड़ दिया। अभी 2 ही लोग हो गए। बायजूस नाउ इज ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे कोई इंसान जाता है तो फैमिली सब तैयारी करके रखते हैं, कब डॉक्टर अनाउंस करेंगे कि भाई ही इज नो मोर, सो राम नाम सत्य करना है, वो जो तैयारी है। बायजूस नाउ इज ऑन तुम आप कहोगे से, लेकिन बायजूस की बात हमें क्यों बताए? ये जो बायजूस की रियलिटी बाहर लाई है, ये किसके कारण आई है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के कारण। क्या बोल लो, क्या लगा? किसके कारण बाहर आई है? हाँ, सो हमारा जो अकाउंटेंसी है ना, वो इंसान की औकात दिखाता है। वो इंसान क्या है? वो बाहर लैम्बोर्गिनी में घूमे लेकिन नीचे कितनी आग लगी है, वो अकाउंटेंसी दिखाता है, जिसे आप हिंदी में पोल खोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाँ, वो अकाउंटेंसी है। बड़े बड़ों की लगा दी है अकाउंटेंसी में। हाँ, रिकॉर्ड बाहर निकाल के, भयंकर है। बायजूस के ये हालात कभी होंगे। दूसरा, अभी ये वेंटिलेटर पे दूसरा जाएगा 6 महीने में, उतनी तो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिली है। उसका नाम है क्या? किसी ने कहा कुछ? अरे बाप रे, क्या बात है यार, मानना पड़ेगा इसे, अनअकैडमी। कारण इनका बोलबाला रहा ये पेंडेमिक के पीरियड में। पेंडेमिक खत्म होने के बाद लोगों को समझा कि ऑनलाइन एजुकेशन, ये एजुकेशन होना चाहिए। मेरे जो दोस्त ऑनलाइन है, कितने मालूम नहीं, अगर बहुत दूर गांव के होंगे तो मैं उनको कहूंगा इट्स ओके। लेकिन अगर आप पूना में रहते हो, मेरे पास आइए, मैं मुलाकात करवाता हूँ आपके साथ, एक दिन चाय का प्रोग्राम करेंगे। 13 लड़कियां लोनावला से है मेरे पास, उनके ग्रुप लीडर का नाम है मृणाल। दे आर कमिंग टू मी फ्रॉम लोनावला। दे शुड एक्चुअली अटेंड ऑनलाइन और नॉट। लोनावला से नहीं आते भैया, लोनावला से आते ही है। पहले बेंच पे जो लाइन है ना नीचे की क्लासरूम में, पूरी लोनावला की गैंग है। ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है। ऑनलाइन पे क्या होता है, घर पे बैठते हो, फैमिली मेंबर होते हैं, कोई बीच में आके बड़बड़ करता है, फोन आते हैं, कोई टीवी लगाता है, जोर जोर से आवाज होता है, घर में छोटा बच्चा हो तो वो बीच में आता है, अरे काका थांब ना, माझ्याबरोबर खेळ ना, आता महत्वाचा अकाउंटचा लेक्चर चाललंय, तुझ्याबरोबर काय खेळू? बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप क्लास में आते हो तो कंसंट्रेशन जबरदस्त रहता है।
बराबर। तो इससे कई फायदे हैं, ये मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ, उतनी जरूरी नहीं है। यू आर मैच्योर। असली एजुकेशन कौन सा है? ऑफलाइन। पेंडेमिक में कोई चांस ही नहीं था, मोदी साहब ने राइटली इकोनॉमी बंद कर दी, तो चांस ही नहीं था, तो ऑनलाइन को कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था। लेकिन ऑनलाइन ये आज जोरों में नहीं है। सच्चा एजुकेशन ये ऑफलाइन ही है, क्लासरूम में दोस्तों के साथ, बराबर है। वो पढ़ने का मजा और होता है। और एक इंसान होते हैं हम, हमारी क्रॉस कंपैरिजन होती है। कोई अच्छा लड़का है लड़की बाजू में बैठे हैं, तो जब हमें पता चलता है साला इसने स्टडी शुरू किया, कहो या ना कहो, इनडायरेक्टली हमें भी लगने लगता है यार मुझे भी करना चाहिए। ये कई इनविजिबल बेनिफिट्स है। सो सही एजुकेशन है ऑनलाइन। सो इसने सही कहा, मैंने आवाज इसी एरिया से सुना। नेक्स्ट वेंटिलेटर का पेशेंट है, और कोई जब वेंटिलेटर पे आएगा, मैं आपको 1-2 महीने पहले मेरा एनालिसिस होता है, मैं पेशेंट का नाम बता दूंगा आपको आगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस is required not only by the proprietors and managers of business and other organization, लेकिन ये आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है, यही बात कल डिटेल में करूंगा। बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर जिनकी जिंदगी आपके बिजनेस के साथ जुड़ी हुई होती है। स्टेक होल्डर सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर। तो मैं देखो मार्किंग कहाँ कर रहा हूं, यहां के आगे मुझे आपको मेरी प्रोफेशनल स्टाइल में एक्सप्लेन करना है। ये लोग जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपके बिजनेस के साथ इनकी जिंदगी कैसे जुड़ी हुई होती है, इस पर मेरी स्पेशल कमेंट कल के लेक्चर में। 10:15 बज के गए हैं। आई हैव टू गो इमीडिएटली टू प्रेस्टीज पॉइंट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।